प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका नित्य हिंदी संस्कृत क्लासेज में। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के पाठ 3 आत्मकथ्य के प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है? कवि आत्मकथा लिखने से इसलिए बचना चाहता है क्योंकि यदि वो आत्मकथा लिखेगा तो उसे सबसे पहले तो अपनी जो मासूमियत है, भोलापन है, उसकी मजाक उड़ानी पड़ेगी। उसे ये भी दिखाना पड़ेगा कि मेरी गलतियां कहाँ कहाँ हुई है। उसे ये भी बताना पड़ेगा कि किस किस ने मुझे छला है, धोखा दिया है। और सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि उसे अपने निजी क्षण भी लिखने पड़ेंगे जो अपनी प्रेमिका के साथ उसने व्यतीत किए हैं। और साथ ही दो कारण और भी हैं। एक, वो ये मानता है, क्योंकि विनम्र और सरल स्वभाव का व्यक्ति है जयशंकर प्रसाद, तो वो मानता है कि मेरे जीवन में कोई खास उपलब्धियां नहीं है। और लास्ट में वो कहता है कि मैं उन दुखों को भूल चुका हूं, अगर मैं आत्मकथा लिखूंगा तो वो दुख फिर से जाग जाएंगे। तो ये निम्न कारण है जिसके कारण वो आत्मकथा नहीं लिखना चाहता। दूसरा प्रश्न, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में ये इसलिए मिटा रहा हूं ताकि आपका ध्यान रहे इस पे। आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं है, ऐसा क्यों कहता है? इसलिए कहता है क्योंकि उन दुखों को बीते लंबा समय हो चुका है और वो उनको भूल चुका है। वक्त के मरहम ने उन जख्मों के निशान मिटा से दिए हैं, तो वो सब उन चीज़ों को भूल चुका है। अगर फिर से आत्मकथा लिखेगा तो वो दुख फिर से ताज़ा हो जाएंगे। इसलिए वो कहता है कि अब समय भी नहीं है उसको लिखने का। 2 प्रश्न हो गए। स्मृति को पाथे बनाने से कवि का क्या हास्य है? कवि का यह हास्य है कि जिस प्रकार राहगीर राह में चलता है तो पाथे ले लेता है, हल्का भोजन ले लेता है, तो उसके पैरों में फिर से शक्ति आ जाती है, उसमें फिर से हौसला आ जाता है अपनी राह पे चलने का। तो इसी प्रकार मेरी प्रेमिका की जो यादें हैं वो मेरे जीवन में पाथे बनी हुई है। उनको याद करने से फिर से मैं जीवन रूपी जो रास्ता है उस पर जब मैं चलता हूँ तो मेरे अंदर फिर से शक्ति आ जाती है और मैं संघर्ष से लड़ता हुआ आगे बढ़ने लगता हूँ। अक्षर थोड़े छोटे हैं प्यारे बच्चों, तो आप इसको जूम करके देख सकते हैं कहीं अगर आपको अक्षर दिखाई नहीं दे रहे हो। फिर 4 का प्रश्न बनाया, भाव स्पष्ट कीजिए, यानी ये पंक्तियां दिए नहीं, इसका भाव स्पष्ट कीजिए। तो मैं अच्छे से बता चुका हूँ। मिला कहाँ वह सुख जिसका स्वप्न देखकर मैं जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्काकर वो भाग गया। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। उसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागणी उषा लेती थी निज सुहाग मधु माया में, ये पंक्ति है वो, तो इसका भी मैं बता चुका हूँ। तो ये प्रश्न भी आपका भावार्थ जो मैंने करवाया है उसमें आप इनका भावार्थ देख सकते हैं। फिर है, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? कवि ये कहना चाहता है कि मैं अगर आत्मकथा लिखूंगा तो मैंने अपनी प्रेमिका के साथ चांदनी रातों में जो अंतरंग वक्त बिताया है, जो निजी क्षण बिताए हैं, उनकी गोपनीयता भी आपको बतानी पड़ेगी, उसको भी सार्वजनिक करना पड़ेगा, जो मैं करना नहीं चाहता हूं। इसलिए मैं आत्मकथा नहीं लिखना चाहता हूं। फिर हमने अगला प्रश्न है, आत्मकथ्य कविता की काव्य भाषा की विशेषता उदाहरण सहित लिखिए। ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि और तो आप फिर भी कर दोगे, भावार्थ बता दिया तो ये आपसे हो नहीं पाएगा। तो इसको समझे, आत्मकथ्य कविता की काव्य भाषा, जो काव्य की भाषा, उसकी विशेषता लिखिए। तो देखो, एक विशेषता तो उसकी क्या है, को हिंदी खड़ी बोली, हिंदी की खड़ी बोली में रचना रची गई है। हिंदी की खड़ी बोली में रचना रची गई है। ये जो आज जो हिंदी चल रही है ना बेटा, जो अखबार में पढ़ते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, गद्य पद्य, ये है खड़ी बोली। क्या है ये? हिंदी की खड़ी बोली। तो उसमें रचना रची गई है। दूसरी बात क्या है, तत्सम शब्दों का बहुत प्रयोग है। तत्सम शब्दों का बहुलता से प्रयोग है।
तत्सम शब्द कौन से हैं? संस्कृत के। जैसे इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, तो वो तत्सम शब्द हैं। और भी बहुत सी ऐसी जगह आई है, जैसे अनुरागणी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, वो भी सारे के सारे संस्कृत के शब्द हैं। अरुण कपोल जो आए हैं वो भी संस्कृत के शब्द हैं। नीचे भी बहुत से शब्द आए हैं। तो ये जो सारे शब्द हैं तत्सम शब्द हैं, तो उनको आप उदाहरण के रूप में लिख सकते हो। साथ ही इसमें सांकेतिक भाषा व प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग है। सांकेतिक भाषा क्या होती है कि हम डायरेक्ट बात को न कहकर संकेत के माध्यम से कहें। और प्रतीकात्मक भाषा क्या होती है कि हम किसी अन्य चीज को उदाहरण बना के और हम मन की कोई बात कह दें अन्य चीज को उदाहरण बनाकर, वो होती है। तो जैसे देखो इसमें उदाहरण आए हैं, सीवन को उधेड़ कर क्या देखोगे मेरी कंथा की। तो वहाँ सीवन सिलाई है, मतलब जीवन की घटनाएं हैं। कंथा पूरा जीवन है, गुदड़ी पूरा जीवन है। और एक देखो आया था गागर रीति, तो वहाँ गागर है, जीवन की कहानी को बताया गया है ना। और एक आया है आलिंगन में आते आते मुस्काकर जो भाग गया, स्वप्न को कहा है, वहाँ प्रेयसी का भास होता है। तो ये रीति गागर है, सीवन को उधेड़ कर क्या देखोगे, आलिंगन में आते आते मुस्काकर भाग गया। ये सब जो हैं ये सारे चीज़ कैसी हैं, ये सांकेतिक व प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग किया गया है। और आप लिख सकते हो कि जो भाषा है ना वो मर्म स्पर्शी है। मर्म स्पर्शी यानी दिल को छूने वाली भाषा है। कैसे है देखो मैं आपको बताऊं। देखो पंक्तियां आई, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, तो कितना उसका दिल दुखता है कि उन चीज़ों को मैं कैसे बता दूं। फिर छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथाएं आज कहूं, तो कितना दिल को छूती है वो लाइन। ऊपर की जो पहली पंक्ति है, जो विद्वान लोग हैं उनके दिल को छूती है, मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी अपनी। तो कहने का मतलब भाषा ऐसी है जो मर्म को छूती है, साथ ही भावों के अनुकूल है, फीलिंग्स के अनुकूल है। 5 नंबर का बिंदु जो है वो भावों के अनुकूल है। भावों के अनुकूल यानी जैसा भाव उसने व्यक्त करना चाहा भाषा ने वैसा ही भाव व्यक्त किया है। कई बार क्या होता है कि हमारे मन के अंदर कोई बात होती है लेकिन हमें भाषा नहीं मिलती, शब्द नहीं मिलते बात को कहने के, लेकिन उन्होंने जो बात कहनी चाहिए उसके लिए परफेक्टली उन्होंने क्या यूज किए, शब्द यूज किए। तो भाषा जो है भावों के अनुकूल है। तो ये 4-5 बिंदु आप लिख सकते हैं किसमें, भाषा की विशेषता में। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये परीक्षा में आने वाला प्रश्न है, अक्सर गलत हो जाता है बच्चों से क्योंकि वो ध्यान नहीं रहता ना उस समय। तो इसको आप याद करें, ठीक है भाई। उसके बाद देखें, कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था ना, वो सुख का स्वप्न देखा था, उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया। मैंने उस समय पढ़ते समय आपको बताया था। तो किस रूप में, तो उसे प्रेमिका के रूप में एक स्त्री मानते हुए व्यक्त किया है। क्या लिखोगे, कविता में किस रूप में व्यक्त किया है, तो परिमेयका के रूप में एक स्त्री मानते हुए उसे अभिव्यक्त किया है। आप सीधा भी लिख दोगे ना कि उसे स्त्री के रूप में अभिव्यक्त किया है, प्रेमिका के रूप में अभिव्यक्त किया है, तो भी उत्तर क्या माना जाएगा, आपका सही माना जाएगा। तो ये थे हमारे 7 प्रश्न। अब हम रचना और अभिव्यक्ति वाले जो प्रश्न है ना, ये तो हो गए पाठ्य पुस्तक के बाद में देते हैं। फिर रचना और अभिव्यक्ति। रचना अभिव्यक्ति क्या होती है, आपके अंदर जो क्वालिटी है, आपने जो पाठ पढ़ा, तो कोई पाठ पढ़ने से हमारे अंदर कुछ परिवर्तन होते हैं। कैसे परिवर्तन, बौद्धिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन। हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो हमारी बुद्धि का विकास होता है, हमारे मन का विकास होता है, हमारी विचारधाराओं का विकास होता है। उससे संबंधित जो होते हैं ना वो रचनात्मक है, जो हम आपके अंदर से निकल के आएंगे उनके उत्तर। तो वो रचनात्मक और अभिव्यक्ति क्या होता है, आप उन चीज़ों को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, तो उनके 2-3 प्रश्न हैं वो और हम करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम आ गए हैं रचना और अभिव्यक्ति वाले प्रश्नों में। तो पहला प्रश्न हमारे पास है, इस कविता के माध्यम से प्रसाद जी के व्यक्तित्व की, भाई इसे कविता हमने पढ़ी,
और कविता में उन्होंने अपने बारे में बताया, इतनी बातें उन्होंने अपने बारे में बताई, तो हमें पता ही चल गया कि वो कैसे व्यक्तित्व है उनका, कैसे व्यक्ति वो हैं। तो इस कविता के माध्यम से प्रसाद जी के व्यक्तित्व की जो झलक मिलती है, यानी उनके व्यक्तित्व में जो आपको बात समझ में आती है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। सीधी सीधी बात यह है कि यह कविता आपने पढ़ी तो प्रसाद जी आपको कैसे व्यक्ति लगे, कैसे व्यक्ति हैं वो, तो उनके बारे में 4-5 बातें हमें लिखनी है। वहाँ जगह नहीं है तो मैं यहाँ एक बार जगह बना लेता हूँ थोड़ी सी, है ना, ताकि इसमें हम बातें लिख सकें। तो वो किस तरह के व्यक्ति हैं? तो देखो, पहला तो वो विनम्र व्यक्ति है कि नहीं, बड़ी विनम्रता से मना कर रहे हैं कि मैं आत्मकथा नहीं लिख सकता। और सीधे साधे आदमी भी है, सीधे सीधे साधे सीधे साधे आदमी भी हैं, किसी के लांछन नहीं कि भूले अपनी या प्रवंचा औरों की दिखलाऊं मैं अपनी और दूसरों पे। वो सीधे साधे व्यक्ति हैं, विनम्र हैं, सीधे साधे व्यक्ति हैं, संकोची व्यक्ति हैं। संकोची क्यों है? क्योंकि वो अपने जीवन की जो बातें हैं ना वो बताना नहीं चाहते हैं, संकोच होता है उनको, शर्म सी आती है थोड़ी कि ये ऐसी चीजें नहीं बतानी चाहिए। आत्मचिंतन करने वाले व्यक्ति भी हैं। देखो, आत्मचिंतन नहीं करने वाले होते तो आत्मचिंतन करने वाले, अगर आत्मचिंतन नहीं करने वाले होते तो तुरंत ही कह देते फलाने ने मुझे धोखा दिया, ये है वो है, बताते बड़ाई ले लेके बताते कि मैं इतना बड़ा हूं। तो आत्मचिंतन करने वाले व्यक्ति की क्या बात कहनी चाहिए, क्या बात नहीं कहनी चाहिए। दुर्भाग्य से पीड़ित हैं। दुर्भाग्य से पीड़ित कैसे हैं सर? देखो, बेचारों ने 3-3 विवाह किए फिर भी जीवन में सुख नहीं रहा, वियोग सहना पड़ा पत्नियों का, दुखी रहा जीवन, तो दुर्भाग्य से पीड़ित भी हैं। दिया भी उन्होंने, मिला कहाँ वह स्वप्न जिसका, मिला कहाँ वह सुख जिसका स्वप्न देख कर मैं जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्का कर वो भाग गया। कितना दर्द है इसमें। तो दुर्भाग्य से पीड़ित भी हैं और अपने सुख और दुख को, अपने सुख व दुख को स्वयं तक सीमित रखना चाहते हैं, दूसरों को बताना नहीं चाहते अपना सुख और दुख। तो ये अमूमन उनके गुण हो गए। विनम्र हैं, सीधे सादे व्यक्ति हैं, संकोची स्वभाव के हैं। संकोची किस क्षेत्र में? यानी दूसरों को अपनी निजी बातें नहीं बताना चाहते। आत्मचिंतन करने वाले व्यक्ति हैं, दुर्भाग्य से अपने सुख दुख को स्वयं तक सीमित रखते हैं। तो ये थे हमारे इनकी विशेषताएं। किसकी? जयशंकर प्रसाद जी की। अब देखो, प्रश्न ये है जोरदार, आप किन व्यक्तियों की आत्मकथा पढ़ना चाहोगे, एक और क्यों? तो इसका उत्तर इतना बड़ा और इतना अच्छा लिख सकते हैं आप, बहुत, कि हम हमारे जो देशभक्त हुए हैं उनकी आत्मकथा पढ़ना चाहेंगे। समाज में जो विशिष्ट कार्य लोगों ने किए उन सामाजिक लोगों की पढ़ना चाहेंगे। व्यवसायिक क्षेत्र में जिसने बेहतरीन कार्य किया है, देश को आगे लेके गए, उनकी पढ़ना चाहेंगे। राजनीतिक क्षेत्र में जिन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया, उन राजनेताओं की पढ़ना चाहेंगे। हम हमारे पुराने जो राजा महाराजा हुए हैं उनकी जीवनियाँ पढ़ना चाहेंगे। हम हमारी लक्ष्मीबाई की जीवनी पढ़ना चाहेंगे। हम महाराणा प्रताप की, हम भगत सिंह की जीवनी पढ़ना चाहेंगे। हम सुभाष चंद्र बोस जी की पढ़ना चाहेंगे। हम बटुकेश्वर दत्त जी की पढ़ना चाहेंगे। हम शिवाजी महाराज की जीवनी पढ़ना चाहेंगे। हम इन देशभक्तों की पढ़ना चाहेंगे। चिकित्सिक क्षेत्र में जो हमारे वैज्ञानिक हैं, उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में या विज्ञान के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य किया, उनकी पढ़ना चाहेंगे। हम उन व्यक्तियों की जीवनियाँ पढ़ना चाहेंगे जो फर्श से लेके अर्श तक पहुंचे, यानी जो गरीब थे, संघर्षों में जिंदगी जी है और उसके बाद उन्होंने मुकाम हासिल किया है, उन संघर्षशील लोगों की हम जीवनियाँ पढ़ना चाहेंगे। हम खेल के क्षेत्र में जिन्होंने जो विशिष्ट उपलब्धियां हासिल की है, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे कुश्ती हो, चाहे
तीरंदाजी हो, तैराकी हो, या बैडमिंटन हो, टेबल टेनिस हो, शतरंज हो, इन विशेष क्षेत्रों में जिन्होंने उपलब्धियां हासिल की उनकी पढ़ना चाहेंगे। क्यों पढ़ना चाहेंगे? इसलिए पढ़ना चाहेंगे क्योंकि उन लोगों से हमें प्रेरणा मिलेगी, देशभक्त लोगों से देशभक्ति की प्रेरणा मिलेगी, सामाजिक लोगों से समाज सेवा की प्रेरणा मिलेगी, वैज्ञानिक लोगों से हमें विज्ञान के प्रति रुचि जगेगी। उन्होंने किस किस प्रकार से कैसे कैसे वो इस क्षेत्र तक पहुँचे, उनके खिलाड़ियों से उनके संघर्ष की फर्श से अर्श तक जो पहुँचे, ज़मीन से आसमान तक जो पहुँचे, जो संघर्ष करके लोग, उनसे हमें जीवन में मजबूत होने की प्रेरणा मिलेगी, हार न मानने की प्रेरणा मिलेगी, आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी, कठिनाइयों से लड़ने की प्रेरणा मिलेगी। इतना उत्तर लिख सकते हो, इतना उत्तर लिख सकते हो कि कोई हद ही नहीं है, सुंदर से सुंदर। ठीक है, फिर आप आज में ये भी जोड़ सकते हो कि हम जिस क्षेत्र में जा रहे हैं उस क्षेत्र से संबंधित व्यक्ति की जीवनी भी पढ़ सकते हैं। जैसे आप साइंस, आप वैज्ञानिक बनने जा रहे हो, आपकी इच्छा है, तो आप विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों की जीवनियाँ पढ़ना चाहेंगे। आप राजनीतिक क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो वहाँ उन राजनेताओं की जीवनियाँ पढ़ना चाहेंगे। तो इस प्रकार भी आप अंतिम में दे सकते हैं कि मेरी रुचि इस विषय में, तो मैं इन सब के साथ साथ इनको भी विशेष रूप से पढ़ना चाहूँगा इत्यादि। तो ये प्रश्न हो गया। अंतिम जो प्रश्न है वो बहुत शानदार प्रश्न है, आपको खुश कर देने वाला प्रश्न है। कैसे? आपको ये कह रहे हैं कि आप आत्मकथा लिखिए, ऑटोबायोग्राफी लिखिए, आप लिखिए अपने स्वयं के जीवन के बारे में। ऐसा आपको प्रेरित करने वाला प्रश्न है। क्यों सर? क्यों? देखो बताते हैं। ये बता रहे हैं कि आत्मकथा कोई भी लिख सकता है, इसके लिए विशिष्ट होना जरूरी नहीं है, महान होना जरूरी नहीं है, पहचान वाला व्यक्ति होना जरूरी नहीं है। उदाहरण दिया कि हरियाणा के गुड़गांव में गृह सेविका के रूप में कार्य करने वाली, पोचा भारी रोटी सब्जी बनाने वाली सेविका के रूप में कार्य करने वाली एक महिला, वो अपनी आत्मकथा लिखती है और उसको कोई देख लेता है, फिर बाद में छपवा देता है। भला आदमी था वो, जिसके घर में काम करती थी। 12वीं क्लास में इसका पाठ भी जोड़ा गया है। तो भला आदमी था, उसने उसको आगे बढ़ा दिया और फिर आलो अंधारी इस नाम से उसकी आत्मकथा क्या हुई? प्रसिद्ध हुई और उसको खूब मान सम्मान मिला। उसका जो व्यक्तिगत जीवन है वो भी काफ़ी सुधरा, आर्थिक स्थिति भी काफ़ी सुधरी और काफ़ी प्रसिद्ध वो हो गई। तो उस औरत का नाम था बेबी हालदार। क्या नाम था? बेबी हालदार। ये बांग्ला भाषा का नाम है, आलो अंधारी। तो बेबी हालदार एक गृह सेविका होकर भी, घर का कामकाज करने वाली औरत भी, किसी के घर में पैसों में कामकाज करने वाली औरत भी, जब वो एक सामान्य सी औरत भी आत्मकथा लिखकर प्रसिद्ध हो सकती है तो आप क्यों नहीं लिख सकते? तो आपके लिए प्रश्न क्या बनाया है कि आप भी देखो, अतः आप भी आत्मकथा शैली में अपने बारे में लिखिए। तो आप भी आत्मकथा शैली में लिखिए। देखो, शुरू आत्मकथा कोई भी शुरू कर सकता है कभी भी। कल का दिन है, कल के दिन से आप शुरू कर सकते हैं। रोज न लिखें तो कभी कभी लिख सकते हैं, 7 दिन में एक दिन, 3 दिन में एक दिन, या विशेष ओकेजन पे आप लिख सकते हैं। आज मुझे मेरे पापा ने पहली बार साइकिल ला के दी, आज मेरे अध्यापक ने मेरी खूब प्रशंसा की, आज मैं अच्छी तैयारी करके गया था लेकिन मेरे पे प्रश्न पत्र अच्छे, आज मेरे मामा जी की लड़के की शादी है, हम वहाँ जा रहे हैं। तो सारे दृश्यों को आप कैद कर सकते हैं अपनी डायरी में। आपके छोटा कोई भाई के लड़का हुआ, भतीजा हुआ, भतीजी हुई, तो आप उसको भी नोट कर सकते हैं कि आज हमारे घर में खुशियाँ आई, ऐसा माहौल था, हम ये लाए, ये मिठाइयाँ लाए। तो देखो 50 साल बाद में, 20 साल बाद में जब वो बच्चा बड़ा होगा तो वो पढ़ेगा कि मेरे चाचा जी ने, मेरे बुआ जी ने मेरे बारे में ऐसा लिखा था, अरे मैं ऐसा था, पहली बार स्कूल इस तारीख को गया था, मेरे साथ ये घटना घटी। कितना दृश्य आप केंद्रित कर सकते हैं उसके अंदर, कितनी चीज़ें आप उसके अंदर लिख सकते हैं और आपके खुद के जीवन में भी बड़ी सुखद होंगी। आप कभी भी जीवन में उनको देख सकते हैं। तो आपको भी लिखनी चाहिए, मैं प्रेरित करता हूँ। को बहुत बहुत धन्यवाद।